Hello my dear student, today we are going to start new chapter life processes. Before understanding different type of life processes, we need to answer one question. Look carefully at my screen. Is this dog sleeping or dead? Mostly student will say that ma'am this dog is sleeping. But my question is that what is inside our body? Because of it any living organism is alive or any living organism is dead. Means to say that कि ऐसा हमारी बॉडी में क्या है जिसकी वजह से हम लाइव हैं या फिर एक टाइम के बाद में हमारी डेथ हो जाती है. दिस इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट. यस, मॉलिक्यूलर मूवमेंट. व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स? अब ये मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में होते किस फॉर्म में हैं? हमारी बॉडी में किस फॉर्म में होते हैं? रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हमें क्या मिलती है? O2 मिलती है. ब्लड ट्रांसपोर्टेशन होता है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं. तो क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में डिफरेंट फॉर्म में होते हैं. O2, H2O वाटर पीते हैं, CO2 ग्लूकोज, ये डिफरेंट टाइप के क्या हैं हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट होते हैं. तो ये क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और इनका क्या है? कंटिन्यूसली मूवमेंट होता रहता है जिसकी वजह से क्या है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइव है या हम जिंदा हैं या जीवित हैं, हिंदी में कह सकते हैं. ठीक है. इसी तरीके से क्या है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो डॉग हो या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म. डॉग में भी यही प्रोसेस है कि O2, H2O, CO2 या न्यूट्रिएंट, कोई भी हार्मोन्स है, एंजाइम्स हैं, वो क्या है? एक उनका कंटिन्यू मूवमेंट चल रहा है और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका एक सिस्टमेटिक मूवमेंट चल रहा है. तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है, तो ये क्या नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते? नॉन लिविंग थिंग्स में होते हैं लेकिन उनमें ये एक सिस्टमेटिक मूवमेंट नहीं होता. चलिए जरा समझते हैं कि लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अरेंज होते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है? हमने पढ़ा है कि मैटर्स की 3 स्टेज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड में क्या होता है? जब हमने पढ़ा था हीट ट्रांसफ़र, तो उसमें क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जब हम हीट देते हैं वाइब्रेट करते हैं. लिक्विड में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं स्लाइडली पास्ट ईच अदर. क्या है? इनमें इतने ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते और मॉलिक्यूल्स क्या है? फ्लो करते हैं. मीन्स अगर हमने वाटर लिया है एक बोतल में तो उसको हम दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इसी तरीके से क्या है? गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं. अगर गैस सिलेंडर की लीक हो जाए तो क्या होगा? एकदम से गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं. लेकिन क्या डिफरेंस हुआ है यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो प्रेजेंट तो हैं लेकिन वो इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में वर्क नहीं करते जैसे कि हमारी बॉडी में करते हैं. कैसे करते हैं? हमारी बॉडी में एक सिस्टम है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, डिफरेंट टाइप के सिस्टम है. अब इन सिस्टम के थ्रू क्या है? ये मॉलिक्यूल्स वर्क कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन इनमें प्रेजेंट हैं लेकिन वाइब्रेट कर रहे हैं. चलो जरा समझ लेते हैं. नॉन लिविंग मैटर में क्या है? मॉलिक्यूल्स स्टिल मूव ड्यू टू हीट एंड फिजिक्स बट मोशन इज रैंडम, अनऑर्गेनाइज्ड. सॉलिड ओनली वाइब्रेट इन प्लेस. हमने क्या बोला? नॉन लिविंग मैटर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट की वजह से मूवमेंट करते हैं लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड वे में. लेकिन हमारी बॉडी में जो ये मॉलिक्यूल्स हुए हमें पता है प्रॉपर वे में एक सिस्टम की तरीके सिस्टम में वर्क करेंगे. O2 है, CO2 है. अब हमें ये पता है कि जब हम इनको इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं तो एक सिस्टम एक प्रॉपर वे में ये वर्क करते हैं. लेकिन यही मॉलिक्यूल्स अगर अपना मूवमेंट करना बंद कर दें तो क्या होगा? वो पर्सन क्या माना जाएगा? डेड माना जाएगा. सो वी कैन से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज लाइव और डेड. देखो जरा, इन लिविंग बीइंग मॉलिक्यूलर मोशन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस. बायोलॉजिकल प्रोसेस कौन से बोलते हैं? आपके ब्लड सर्कुलेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, ये जितने भी प्रोसेस हैं इनमें क्या होता है? ये मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं. ठीक है. और ये क्या करते हैं? जितने भी लाइफ फंक्शंस होते हैं उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं. लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस तरीके का सिस्टमेटिक वे नहीं होता. प्रेजेंट होते हैं लेकिन इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क नहीं करते. यही डिफरेंस है नॉन लिविंग में और लिविंग बीइंग में. और इन्हीं मॉलिक्यूल्स की वजह से, इनके मूवमेंट की वजह से क्या करते हैं? हम जीवित हैं. अब देखते हैं, अब चलते हैं अपने चैप्टर की ओर. ये एक क्यूट सा पपी है, ये कोई बच्चा खेल रहा है और ये कोई बच्चा लिख रहा है. अब हम किसी भी पर्सन को लिविंग ऑर्गेनिज्म कब बोलते हैं?
उनके मूवमेंट को देख के कि कोई भी पर्सन क्या है मूवमेंट कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये पर्सन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन हमारी तरह क्या प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं? प्लांट्स तो अपनी जगह से मूवमेंट नहीं करते, तो हम किस बेस पे उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं? प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है। किस तरीके से मूवमेंट होता है चलिए जरा समझते हैं। ये हमने प्लांट लिया टच मी नोट का, जिसका नाम क्या होता है मिमोसा पुर्दिका। अगर हम इस प्लांट को टच करते हैं तो क्या होता है, इसकी जो लीव्स होती हैं वो फोल्ड हो जाती हैं। ठीक है, देखो जैसे फिंगर से टच किया तो क्या हुआ, उसकी लीव्स फोल्ड हो गई। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके का मूवमेंट दिखाता है जिसको कहते हैं थिग्मोनास्टी। थिग्मोनास्टी का मतलब है कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। थिग्मो मतलब टच करने के बाद में उस लीव्स का फोल्ड हो जाना क्या कह रहा है, मूवमेंट को बोलते हैं थिग्मोनास्टी मूवमेंट। और ये जो प्लांट है ये किस तरीके का मूवमेंट दिखा रहा है, थिग्मोनास्टी मूवमेंट शो कर रहा है। इसी तरीके से क्या होता है सनफ्लावर। अगर हम सनफ्लावर को देखते हैं तो सन के जो फ्लावर होते हैं जिधर की तरफ क्या होगा, सन की एनर्जी आ रही होगी तो ये अपना फेस जो है मूवमेंट कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म। इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म। फोटो मीन्स लाइट, ट्रोपिज्म मीन्स मूवमेंट। तो इस मूवमेंट को बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। इसी तरीके से कहते हैं कि प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि प्लांट्स जो हमने बोला कि ये प्लांट्स अपनी स्पेस से, कुछ प्लांट्स में तो इस तरीके का मूवमेंट दिखता है लेकिन सारे प्लांट्स में इस तरीके का मूवमेंट नहीं दिखता। लेकिन अगर हम किसी सीड को ग्रो करते हैं, सोइल में ग्रो किया, तो कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, उस सीड से न्यू प्लांट उगना शुरू होता है, सीडलिंग बनता है, फिर उसके बाद में बड़े बड़े ट्रीज़ हमें देखने को मिलते हैं। तो इनमें क्या है, केवल अपनी जगह से तो मूवमेंट नहीं है लेकिन इनमें ग्रोथ दिखती है, दूसरे तरीके के मूवमेंट दिखते हैं, मीन्स रेस्पिरेशन भी करते हैं, अपने लिए फूड भी बनाते हैं, न्यू ब्रांचेस होती हैं, हमें फ्रूट्स भी देते हैं। तो ये सारे क्या हैं, मूवमेंट शो करते हैं। तो कोई ना कोई लाइफ प्रोसेस तो इनमें भी चल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट की बात हो रही है तो ये विजिबल मूवमेंट और नॉन विजिबल मूवमेंट, इनके बेस पर हम जान सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइव है या डेड है। सो विजिबल मूवमेंट क्या होते हैं, कैन बी सीन बाय आइज, जिनको हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, लाइव है या नहीं है। अब इनविजिबल मूवमेंट क्या होते हैं, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सो रहे हैं, ठीक है, कोई पर्सन सो रहा है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि हम लाइव नहीं है, कि हम अलाइव तो हैं लेकिन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, इनविजिबल मूवमेंट भी चल रहे हैं। अब ये इनविजिबल मूवमेंट क्या है, जैसे सपोज करिए आप कोई पर्सन सो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन अलाइव है नहीं है, उसकी डेथ तो नहीं हो गई, तो कैसे पता चलेगा कि उसकी हार्ट बीट तो चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉपर वे में रेस्पिरेशन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये सारे मूवमेंट जो हमें दिख नहीं रहे हैं, इंटरनली हो रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं, हम इनविजिबल मूवमेंट कहते हैं। तो इनके बेस पर भी हमें क्या पता चलता है, कोई भी पर्सन अलाइव है या नहीं है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इनको क्या कहा जाता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का लिंक बोला जाता है। किसको बोला हमने, वायरस। वायरस क्या है, वायरस इज़ अ लिंक बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों बोला जाता है वायरस, सपोज के इमेजिन करिए कोरोना वायरस, कभी आपने फेस किया होगा कोरोना वायरस को, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा था, है ना। कोरोना वायरस क्या है, जैसे ही हम किसी पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, क्यों लगा था लॉकडाउन, जिससे इन्फेक्शन ना हो। कोरोना वायरस का क्या था, या वो एग्जाम्पल दिया मैंने कोरोना वायरस का। वायरस हमने बोला कि ये लिंक है किसके बीच का, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है, जब तक ये ऑर्गेनिज्म किसी भी होस्ट के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं जाएगा तो ये अपने आप को डेवलप नहीं कर सकता, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। जब तक ये क्या है, किसी होस्ट की, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर है, तो ये क्या है, नॉन लिविंग है। जैसे ही ये किसी बॉडी के अंदर जाता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाता है, तो ये किस तरीके से वर्क करता है, लिविंग फॉर्म में वर्क करता है। इसमें रिप्रोडक्शन होना भी शुरू हो जाता है और अपना डेवलपमेंट होना भी शुरू हो जाता है। मीन्स क्या है, इन्फेक्शन करना शुरू कर देता है। याद करिए जरा कोरोना वायरस को, क्या है, किसी पर्सन ने मान लो छींक दिया, तो क्या कहते थे कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब उसके लिए क्या था कि किसी से कांटेक्ट नहीं करना है, अपने हाउस में रहना है। तो वो सब जो लॉकडाउन लगा था वो किस लिए लगा था, कि जिससे जो वायरस का इन्फेक्शन ना हो, है ना। क्योंकि क्या है, जैसे ही किसी के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, वो वायरस इन्फेक्शन फैलाएगा। जैसे ही किसी बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या होगा, वो इन्फेक्शन को इंक्रीज़ करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा और अपना डेवलपमेंट करेगा। तो ये क्या है,
क्या माना जाता है कि वायरस इज़ अ लिंक बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से इसको क्या माना जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का लिंक माना जाता है। अब ये तो बात हुई वायरस की। अभी हमने बोला कि कोई भी पर्सन अलाइव है तो उसको हम किसके बेस पर देखते हैं, कुछ विजिबल मूवमेंट और नॉन विजिबल मूवमेंट के बेस पर। विजिबल मूवमेंट तो हमें पता है कि कोई पर्सन रन कर रहा है या किसी तरीके का कोई मूवमेंट शो कर रहा है, तो उससे हमने पता चल गया कि वो अलाइव है, ठीक है। अब नॉन विजिबल जो मूवमेंट होते हैं, जैसे ब्रीथिंग हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, ये सब किसकी वजह से बोला हमने, मॉलिक्यूलर मूवमेंट की वजह से। अब ये मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, क्वेश्चन क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं क्या जिनकी मैम बात कर रहे हैं कि इन मॉलिक्यूल की वजह से कोई भी पर्सन लाइव है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। मॉलिक्यूल्स एक्चुअली में होते क्या हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो सेल के इनसाइड रहते हैं। क्या होता है, अब हमें ये पता है कि सेल क्या है, बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। अब इनके इनसाइड जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उन्हीं को क्या कहा जा रहा है, मॉलिक्यूल्स बोला जा रहा है। और ये मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है इसी की वजह से हम अलाइव हैं। देखो जरा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या बोला, कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड बॉडी सेल्स, टाइनी पार्टिकल्स बोला, दैट कीप्स बॉडी अलाइव एंड फंक्शनिंग, जिनकी मूवमेंट की वजह से कोई भी पर्सन की बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहे हैं, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन, जितने भी फंक्शन हैं इंटरनली, वो सारे क्या हो रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है, चाहे हम सो ही क्यों ना रहे हों, है ना। इस तरीके से क्या है, हमारी बॉडी में जो इनविजिबल मूवमेंट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट की वजह से होते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है इनकी नीडेड क्यों है, ऐसा क्यों है कि इनकी हमें रिक्वायरमेंट है। अब हमें ये पता है हमारी बॉडी में O2 मॉलिक्यूल होता है, H2O मॉलिक्यूल होता है, CO2 मॉलिक्यूल है और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। क्या बोलते हैं, ये सब किस फॉर्म में होते हैं, स्मॉलर पार्टिकल बोला। और ये सब क्या है, हमारी बॉडी में मूव कर रहे हैं, तो किस फॉर्म में कर रहे हैं, O2, H2O, CO2, ग्लूकोज की फॉर्म में हम फूड लेते हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के सिस्टम से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहाँ से हमने न्यूट्रिएंट लिया, किस फॉर्म में ले रहे हैं, फूड को, ग्लूकोज ले रहे हैं। अब ये ग्लूकोज क्या होगा, सारे बॉडी पार्ट तक पहुँचेगा, एक सिस्टमेटिक वे में पहुँचेगा। हर सिस्टम के लिए क्या है, हर मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए एक हमारी बॉडी में सिस्टम बना हुआ है। जैसे हमने बोला कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं और सेल के इनसाइड होते हैं। अब इन्हीं मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनती हैं, आपकी सेल्स बनती हैं, और सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, और इन टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से एक प्रॉपर बॉडी बनती है। इस तरीके से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में कंटिन्यू वर्क करते हैं। सो वी कैन से दैट मॉलिक्यूल्स मेक सेल्स, सेल्स मेक अस, इफ मॉलिक्यूल्स स्टॉप वी विल स्टॉप। मीन्स हमारी बॉडी के जो भी वर्क है वो सारे खत्म हो जाते हैं, किसकी वजह से, अगर मॉलिक्यूल्स अपना वर्क करना ख़त्म कर दें, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। अब ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, क्या इन्हें एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करता है, डेफिनेटली इफेक्ट करता है। अब ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट कब ब्रेक डाउन होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट की कंडीशंस होती हैं, हीट है, हीट की वजह से क्या होता है, प्रोटीन्स डीनेचर होती है, कोल्ड है तो इसकी वजह से क्या होती है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं वो स्लो हो जाती हैं, पॉल्यूशन है हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन है, और जर्म्स है ये इन्फेक्टेड करते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट कंटेन्स कॉन्स्टेंटली अफेक्ट आवर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी सिस्टम है उनको इफेक्टेड करता है। सो वी नीड टू रिपेयर कंटिन्यूसली। अब इनको रिपेयर कैसे करते हैं, सपोज करिए कि आपको एनवायरनमेंट इफेक्ट कैसे पड़ता है, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मीन्स आपको फीवर हुआ, या फिर मान लीजिए आपके पार्टनर को स्कूल जा रहे हैं, उसको क्या है, कोल्ड हो रहा है, तो इन्फेक्शन हुआ। अब ये इन्फेक्शन हुआ तो आपको भी कोल्ड हो गया, तो मीन्स कुछ ना कुछ तो हम मेडिसिन लेंगे। मेडिसिन लेके क्या होगा, हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं मेडिसिन के थ्रू जाएंगी और वो हमारी बॉडी में क्या करेंगी, रिपेयर करने का काम करेंगी। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट क्या है, इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को, स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है, और हमें इसके लिए क्या है, कंटिन्यूसली रिपेयर सिस्टम की ज़रूरत होती है। जो हम क्या करते हैं, टाइम टाइम पर क्या है, मेडिसिन ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी बना रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, तो वो सब क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को रिपेयर करने का काम कर रहे हैं, इन बॉडी सिस्टम को वर्क करने का काम कर रहे हैं। अब जरा देखो, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब
सबको जो भी न्यूट्रिएंट ले रहे हैं या फिर हमारी बॉडी में क्या है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कैसे होते हैं, कार्बन बेस्ड होते हैं। ये क्या नया टॉपिक है कि कार्बन बेस्ड होते हैं। चलो जरा समझते हैं क्या होता है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। होता है क्या बेटा, हमने बोला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें पता है कि हम अपनी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी लेते हैं, इंस्टेंट एनर्जी लेते हैं ग्लूकोज से। तो ये क्या है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपने देखा यहाँ पर क्या है, CHO है। ये क्या है आपका कार्बन है यहाँ पर प्रेजेंट। कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन होता है जो क्या देता है, हमें एनर्जी देता है। दूसरा मॉलिक्यूल देख लेते हैं प्रोटीन्स, जो हमारे किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए और रिपेयर करती है हमारी बॉडी को। इसमें भी जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो क्या है आपका CHO है ना, मीन्स नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वजह से कोई भी बॉडी अलाइव है ना, हम जीवित हैं, तो वो क्या है, किसकी वजह से प्रेजेंट है, कार्बन मॉलिक्यूल्स की। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, मोस्टली कार्बन मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। हमने बात की कार्बोहाइड्रेट, उसमें भी कार्बन था। प्रोटीन की बात की तो उसमें भी कार्बन था। नेक्स्ट है आपका फैट लिपिड्स, जो क्या है एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं। जिस टाइम में हम एनर्जी नहीं ले रहे हैं तो ये फैट ही क्या करते हैं, एनर्जी हमें देने का काम करते हैं। तो इसमें भी क्या है, कार्बन मॉलिक्यूल है। अब हम देखते हैं जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, किस तरीके से ये कार्बन मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। देखो जरा, ऑटोट्रॉफ्स हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं हमने, तो ये अपना फूड बनाते हैं। फूड बनाते हुए क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हुए हमने देखा कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से मिक्स होता है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाया है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके क्या बनाया है यहाँ पर, ग्लूकोज बनाया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, उसका जो प्रोडक्ट बना वो उसमें भी क्या है आपका कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, अब जस्ट अपोजिट, ये तो प्रोसेस था आपका फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस के अपोजिट क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। मीन्स जो ग्लूकोज प्रेजेंट हुआ उसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस है। अब हमें ये पता है कि प्लांट्स दिन में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, लेकिन फूड तो बनाते ही बनाते हैं, उन्हें भी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, डे एंड नाइट चलता है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो प्लांट हो या फिर हम ह्यूमन बीइंग हो, तो उनमें भी क्या है, ये कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट रिएक्शंस में काम आते हैं। अब जरा देखो, हम में ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशंस में कैसे होता है, फूड लेते हैं, फूड को लेने के बाद में हमारे फूड में जो एनर्जी आती है किस फॉर्म में आती है, ग्लूकोज की फॉर्म में आती है। अब ग्लूकोज की फॉर्म में जो एनर्जी आई वो क्या हुआ आपका, C6H12, वो 6 से डिनोट करते हैं। क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। हमने क्या सीखा था कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज जो हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं फूड से, उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं और प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, CO2 बनता है, H2O, और एनर्जी की फॉर्म में, ATP की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। जो कितनी होती है, कितने ATP रिलीज होती है, एरोबिक और एनारोबिक में दोनों में डिफरेंट होती है। और कितने ATP होती है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे मुझे। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि कार्बन मॉलिक्यूल्स क्या है, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है। अब ये जो भी रिएक्शंस हुई, हमने बात की अभी रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, इनमें जो भी रिएक्शंस हुई कैसी रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड का मतलब जहाँ पर किसी रिएक्शंस में हमें क्या है, ऑक्सीजन मिल रही है ना, और या फिर रिड्यूस्ड मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन वहाँ पर लॉस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बन रहा है वहाँ पर, CO2 बन रहा है। तो वहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन यूज़ की गई, तो क्या हुआ, लॉस हुआ ऑक्सीजन का। तो कैसी रिएक्शंस हो गई, ये सारी रिएक्शंस हो गई ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस। ठीक है, अब डेली लाइफ में मिलने वाली है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है। रस्टिंग ऑफ आयरन में भी वहाँ पर क्या होता है, जो आयरन है वो किससे रिएक्ट करता है, मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करता है। तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वहाँ पर क्या हो रहा है, O2 यूज़ हो रही है।
तो कैसी रिएक्शन हुई, वो ऑक्सीडाइजिंग हुई या रिड्यूसिंग हुई? हमने क्या बोला, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर ऑक्सीजन गेन हो रही है, प्रोडक्ट में क्या है, ऑक्सीजन गेन हो रही है, तो वहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन लॉस हो रही है, ऑक्सीजन को यूज़ करके कर रहे हैं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा क्या हुआ, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या हुआ, हमने ऑक्सीजन ली और प्रोडक्ट में क्या बनता है, CO2 H2O और एनर्जी बनता है, तो ये किसका एग्जाम्पल, आपका ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन के एग्जाम्पल हुए। ठीक है, अब इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, लेकिन लाइफ प्रोसेस क्या सिंगुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सेम लाइफ प्रोसेस मिलते हैं देखने को? फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है अमीबा। अब अमीबा को तो सब जानते होंगे, अमीबा क्या है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, फ्रेश वाटर में मिलने वाला ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें जो भी प्रोसेस होते हैं क्या है, सिंगल सेल ही करती है, क्योंकि यूनिसेल्यूलर है, सिंगल सेल सारे वर्क करती है। क्यों ऐसा है कि हमारी बॉडी में ट्रिलियन ऑफ सेल्स वर्क करती हैं, लेकिन इसमें केवल एक सेल वर्क करती है? क्या वजह है कि ये जो सेल है एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है इजीली, ठीक है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होने की वजह से ये सिंगल डिफ्यूजन के प्रोसेस से सारे वर्क आसानी से कर सकती है। देखो अमीबा में कोई भी ऑर्गन नहीं होता, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है हमारी तरह, जैसे डिफरेंट सिस्टम होते हैं, तो कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, ना फूड के लिए, ना गैस एक्सचेंज के लिए, ना वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए। तो सारी जो हमने बोला कि पूरी सेल सिंगल सेल है, तो वो क्या है, एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस वर्क करता है, यहाँ पर प्रोसेस वर्क करता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न होता है क्या है, डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसी प्रोसेस से क्या होता है, डिफ्यूज़न की वजह से अमीबा में लाइफ प्रोसेस का वर्क चलता है। लेकिन ये डिफ्यूज़न प्रोसेस मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्यों वर्क नहीं करता? क्यों नहीं वर्क करता? क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, मल्टी सेल्यूलर है, जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है, तो इसलिए क्या है, यहाँ पर डिफ्यूज़न प्रोसेस केवल वर्क नहीं करता, इसके लिए और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब देखो जाए इस स्लाइड से क्या पता चलता है कि हमारी बॉडी में क्या है, सिंगल सेल है, जैसे हमने यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, सिंगल सेल है। ठीक है, ये क्या है, सिंगल सेल है। अब सिंगल सेल क्या कर रही है, ये सिंगल सेल कलेक्ट होकर क्या बना रही है, टिश्यू बना रही है। टिश्यू बनाने के बाद में हमने देखा था कि टिश्यू के बाद में क्या होता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद में क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद में बॉडी बनती है। तो हमारी बॉडी में जो भी वर्क होगा डिफरेंट सिस्टम के थ्रू होगा, और ये सिस्टम क्या है, कंटिन्यू या क्या होगा, डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं होते। तो क्या कह सकते हैं, कंपाउंड ऑफ मैनी सेल्स वर्किंग टुगेदर इन टिश्यूज विच फॉर्म ऑर्गन एंड सिस्टम टू सस्टेन लाइफ। तो ह्यूमन में क्या है, सिस्टम नीडेड, सिस्टम की ज़रूरत क्यों होती है, सिंपल डिफ्यूज़न विल नॉट मीट रिक्वायरमेंट टू ऑफ ऑल द सेल्स। मीनिंग क्या हुआ इसका, कि जो भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बॉडी सिस्टम है वो क्या है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी हुई है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की, और ये एनर्जी क्या है, डिफ्यूज़न के प्रोसेस से कंप्लीट नहीं हो सकती, इसलिए क्या है, सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल टाइप के सिस्टम बने हुए। ठीक है, अगर हम डिफ्यूज़न के प्रोसेस से क्या करें, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या सोचें कि ये ही डिफ्यूज़न प्रोसेस वर्क करे, तो क्या होगा, सालों लग जाएंगे किसी भी प्रोसेस में एनर्जी पहुंचाने के लिए। तो क्या कह सकते हैं, डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट it cannot complete process in life, it cannot give energy to multicellular organism। ठीक है, इसलिए क्या है, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स बने हुए हैं। अब करते हैं, जितना हमने समझा उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका जो कंसेप्ट हमने क्लियर करने की कोशिश की है वो ज़्यादा डीपली क्लियर हो सके। देखो जरा, हाँ, डिफ्यूज़न को हमने बोला कि डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब हम डेली लाइफ में कैसे देखते हैं, डेली लाइफ में क्या देखते हैं कि हमने परफ्यूम लिया, परफ्यूम को जैसे ही स्प्रे किया, दूसरे कमरे में बैठे हुए मम्मी को पता चल गया कि आज बच्चे ने परफ्यूम लगा के स्कूल जा रहे हैं, है ना। तो दूसरा क्या हुआ, अगर हम ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, मान लीजिए किसी बस से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई पर्सन क्या कर रहा है, वहाँ पर स्मोकिंग कर रहा है। स्मोकिंग हमारे सामने तो नहीं कर रहा, कहीं और कर रहा है, लेकिन हमें पता चल जाती है।
तो ये किस वजह से, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से। अब ये क्या हुआ, डिफ्यूज़न हुआ, जहाँ पर कर रहा है कोई पर्सन परफ्यूम स्प्रे कर रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, तो उसके पार्टिकल्स क्या हुए, मूवमेंट कर, कहाँ से, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ये क्या है, रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं जो डिफ्यूज़न के थ्रू देखने को मिलते हैं। अब करते हैं दो क्वेश्चंस। चलो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहले क्वेश्चन लिए हमने असर्शन रीजन क्वेश्चंस। पहला क्या है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नीडेड फॉर लाइफ, ये तो है आपका असर्शन। रीज़न क्या दिया हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। तो क्या है, ये ट्रू है कि हमारी जो लाइफ है वो क्या है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट के ऊपर ही बेस है या रिक्वायरमेंट है। अब रीज़न क्या दिया गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है इस मॉलिक्यूलर मूवमेंट से बने हुए सिस्टम को रिपेयर करने की, टाइम पर रिपेयर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, डिफरेंट टाइप के सिस्टम है जो मॉलिक्यूल मूवमेंट की वजह से ही वर्क करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जरा देखो जरा, बोथ ए एंड आर ट्रू। कौन सा आंसर होगा, आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी है आपका बोथ ट्रू बट आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ट्रू आर फॉल्स। तो इस तरीके से क्या है, आपको एग्जाम में आंसर देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ए। क्यों, क्योंकि जो आंसर है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है। बोथ ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कंटिन्यूअस रिपेयर नीडेड ड्यू टू एनवायरमेंट इफेक्ट requires molecular movement of O2 water glucose without it structure break down। क्या होगा, हमने क्या बोला, मॉलिक्यूलर मूवमेंट की वजह से ही कोई भी स्ट्रक्चर या ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर वर्क करता है, ठीक है। फीवर आ रहा है, चोट लग जाती है, तो उसके लिए क्या है, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम या हमारी बॉडी सिस्टम को ज़रूरत होती है जिससे हमारे मॉलिक्यूल्स है प्रॉपर सिस्टम में ऑर्गेनाइज तरीके से वर्क कर सकें। सेकेंड है आपका, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डोंट नीड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रीज़न, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंटायर सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विद एनवायरमेंट एंड डिफ्यूजन मीट रिक्वायरमेंट। कौन सा आंसर सही हुआ, बोथ ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ट्रू बट आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए ट्रू आर फॉल्स, ए फॉल्स आर ट्रू। आंसर क्या होगा आपका ए, क्योंकि क्या है आंसर आपका डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज सफिशिएंट फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्यों है, क्योंकि जो एंटायर सरफेस है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है एनवायरनमेंट के, है ना। एंटायर सरफेस एक्सचेंज सरफेस, पूरी जो सरफेस है वो किसका वर्क करती है, किसी भी सिस्टम को करने के लिए पूरी तरह वर्क करती है। लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में इस तरीके का वर्क नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होती है। डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसलिए क्या है, प्रॉपर स्पेशलाइज्ड सिस्टम होते हैं। अब देखते हैं कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं। देखो जरा, ये एक क्वेश्चन है आपका, क्या है, अ फार्मर नोटिस हिज क्रॉप्स आर विल्टेड डेस्पाइट वाटरिंग, मीन्स कंटिन्यू वाटर दे रहा है लेकिन फिर भी क्या है, उसकी क्रॉप्स प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। ही लर्न्स प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स मेकिंग फूड, कि प्लांट्स क्या है, फूड तो बना रहे हैं लेकिन क्या है, रूट्स आर अंडरग्राउंड, डार्क कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज, लेकिन रूट्स क्या हैं, अंडरग्राउंड है, अब उनमें तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता नहीं है। तो उसके दिमाग में क्या आता है, क्वेश्चन आता है, हाउ डू प्लांट्स गेट कार्बन फॉर कार्बोहाइड्रेट, कि ये जो प्लांट्स है कार्बन कैसे लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से। वाई डू रूट नीड टू रेस्पायर, अब इन रूट्स को रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्या है। वेयर डज द O2 फॉर रूट रेस्पिरेशन कम फ्रॉम इन प्लांट्स, अब इन प्लांट्स के रूट्स को रेस्पिरेशन कैसे मिलता है। तो आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्बन कम्स फ्रॉम CO2 फ्रॉम एयर। अब हमें ये पता है जो प्लांट्स हैं उनमें जो कार्बन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो किस फॉर्म में आता है, कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो किस फॉर्म में लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से लेते हैं, स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं। तो क्या हुआ आंसर, कार्बन कम्स फ्रॉम CO2 फ्रॉम एयर, वाई स्टोमेटा, CO2 इज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस टू मेक ग्लूकोज। सेकेंड क्या था आपका कि रूट तो नॉन फोटोसिंथेटिक है, तो उनमें एयर कैसे पहुंचती है, रूट्स आर नॉन फोटोसिंथेसिस, सॉरी फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक पार्ट फॉर देमसेल्व्स,
तो इनमें भी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एनर्जी किससे मिलती है? एक्टिव अपटेक ऑफ मिनरल्स, ग्रोथ, सेल डिवीज़न। एनर्जी कम्स फ्रॉम रेस्पिरेशन। हमने क्या बोला? प्लांट्स में भी डे एंड नाइट रेस्पिरेशन होता है। तो क्या होता है? रेस्पिरेशन के थ्रू प्लांट्स के रूट्स को एनर्जी मिलती है। जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएगा और वहाँ पर CO2, H2O और ATP मिलते हैं। ATP की फॉर्म में एनर्जी मिलती है। अब ये O2 क्या है? कम्स डिफ्यूज़न, O2 कम्स वाया डिफ्यूज़न फ्रॉम एयर स्पेसेस एंड सॉइल। जो सॉइल की रूट्स होती हैं उनमें क्या है? एयर स्पेसेस होते हैं या रूट्स एयर के थ्रू क्या है? ये एयर उनमें एंटर करती है। किस प्रोसेस से करती है? डिफ्यूज़न के प्रोसेस से करती है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं केस स्टडी बेस। केस स्टडी बेस में क्वेश्चन क्या है आपका? डॉक्टर सेज इन स्मॉल बेबीज डिफ्यूजन ऑफ O2 इन लंग्स इज फास्टर बट इन एडल्ट एथलीट नीड सर्कुलेटरी सिस्टम टू डिलीवर O2 क्विकली। वाई कैन नॉट वी जस्ट रिलाई ऑन डिफ्यूजन लाइक अमीबा? मीनिंग क्या हुआ? इसको हम रिलेट कर सकते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से। कैसे रिलेट कर सकते हैं? कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिलाई ऑन डिफ्यूजन अलोन, एक्सप्लेन विद हायरार्की। क्या बोला? कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन के ओनली डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्यों एनर्जी नहीं मिल पाती है? तो क्या हुआ कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी साइज़ है वो बड़ा है, डिस्टेंस क्या हुई? ज़्यादा हुई, लेकिन जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वर्क करता है। और कब करता है? जबकि एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती हैं। तो क्या बोला? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में साइज़ क्या होता है? ज़्यादा बड़ा है, डिस्टेंस ज़्यादा है और बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो डिफ्यूज़न इज स्लो, वर्क ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड स्मॉल कंसंट्रेशन डिफरेंसेस। इन अमीबा एंटायर सरफेस इन कॉन्टैक्ट सो एनफ। लेकिन ह्यूमन में इस तरीके की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन में क्या है? सेल्स क्या होती हैं? डिफरेंट टाइप के बॉडी सिस्टम बनाती हैं और इस तरीके से जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो क्या है? प्रीवियस ईयर का है। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? वाई इज़ इट नेसेसरी टू हैव लाइफ प्रोसेसेस? एक्सप्लेन मेंटेन प्रोसेसेस एंड गिव टू एग्जाम्पल ऑफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स विद देयर फंक्शंस। आंसर को करने की कोशिश करते हैं। हमने बोला क्या है? लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? लाइफ प्रोसेसेस आर बेसिक एक्टिविटीज़, बेसिक एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से क्या है? हमारी बॉडी चल रही है ना? तो क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लाइफ प्रोसेसेस आर बेसिक एक्टिविटीज़ मेंटेनेंस प्रोसेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू स्टे अलाइव एंड प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन। क्या हुआ? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। और दूसरा क्या हुआ? जो एनवायरनमेंट इफेक्ट पड़ता है, कोई इंजरी हो जाती है या फीवर आ गया, तो उनसे बचाए रखने के लिए दे सस्टेन लाइफ डेस्पाइट एनवायरमेंटल इफेक्ट। मीन्स क्या है? फीवर आने के बाद में भी या इंजरी होने के बाद में भी क्या है? ये लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यू हमारी बॉडी को वर्क कराती रहती हैं। ठीक है। अब इसकी नेसेसरी क्या बोली? नेसेसरी क्यों है? बिकॉज आर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर इज़ कंटिन्यूसली अफेक्टेड। हमारा जो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है मीन्स हमारी बॉडी क्या है? एनवायरमेंटल कंडीशन से क्या होती है? इफ़ेक्ट होती है, चाहे वो हीट हो, कोल्ड हो, जर्म्स हो या पॉल्यूशन हो, इनसे इफ़ेक्ट होती है। और क्या करती है? कंटिन्यूस रिपेयर एंड एनर्जी नीडेड। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है रिपेयरिंग की और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट किससे पूरी होती है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हायरार्की को बोलता है तो हायरार्की के लिए हम क्या करेंगे? शो कर देंगे कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। अब हमसे बोला था कि क्या है? 2 टाइप के कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स बताने। अब इनका वर्क क्या होता है? हमने बात की थी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और क्या हो सकता है? 2 ही पूछे हैं तो 2 की जगह अगर आप 3 भी लिख देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉपर वर्ड और उसका फंक्शन वो हम लिख सकते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या है? इंस्टेंट एनर्जी के लिए यूज़ होता है। ठीक है। दूसरा क्या है? प्रोटीन ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए यूज़ होता है। फैट का हमने बोला था कि जो एनर्जी है उसको स्टोर करने का काम करता है। दूसरा इंसुलेशन का, इंसुलेशन मीन्स हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने का काम करता है। जो हीटनेस होती है वो किसकी वजह से होती है? फैट की वजह से होती है। अब ये तो था आपका फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग, जिसमें हमने क्या समझा कि जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं वो किसकी वजह से हैं? मॉलिक्यूलर मूवमेंट की वजह से ही पॉसिबल है।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूट्रिशन क्या है, या डिफरेंट टाइप के लाइफ प्रोसेस में से किसी एक को लेंगे और उससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपके प्रैक्टिस भी होगी. सो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना फॉर नेक्स्ट वीडियो. वेट एंड थैंक यू.